तो आज की इस वीडियो में हम लोग अल्फा डीके के बारे में बात करेंगे। तो ये अल्फा डीके क्या होता है? इफ़ अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा पार्टिकल इट इज़ कॉल्ड एज अल्फा डीके। ठीक है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अगर यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है तो उसको अल्फा डीके बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली अल्फा डीके कौन करता है? देखिए, हेवी अनस्टेबल न्यूक्लिया जिनका मास नंबर 210 से ज़्यादा है, ठीक है, वो अल्फा डीके करते हैं। और ये लास्ट वीडियो में स्टेबिलिटी बेल्ट से हम पता कर चुके हैं इसको। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी बेल्ट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है, मतलब जिनका मास नंबर आप बोल सकते हो कि 210 से ज़्यादा है, वो जो न्यूक्लिया है अनस्टेबल, वो अल्फा डीके करेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो सपोज ये एक अनस्टेबल न्यूक्लिया है, हेवी अनस्टेबल न्यूक्लिया है जिसका मास नंबर 210 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, और ये अनस्टेबल है तो इसकी वजह से क्या होता है? स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है कि इसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ से 2 प्रोटॉन, देखिए यहाँ पर ये जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए यहाँ से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल में देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 2 है। और मास नंबर कितना है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 4 है। तो ये अल्फा पार्टिकल को ऐसे सिंबल से दिखाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों किसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है? जैसे कि हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है और मास नंबर 4 है। ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब क्या? हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस अल्फा डीके को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज दोस्तों फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, मान लेते हैं यूरेनियम है, यूरेनियम 238 है, मतलब जिसका मास नंबर 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। ठीक है, अब ये हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो इसका क्या होगा? यहाँ पर ये अल्फा डीके करेगा, मतलब यहाँ से निकलेगा एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें से अगर हीलियम का न्यूक्लियस निकल रहा है, मतलब इसमें से अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोटॉन 2 से कम हो जाएंगे, ये प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होंगे यहाँ पर? ये जो नंबर है वो 2 से कम हो जाएगा। 92 में से 2 गए, बचे कितने? 90 बचे, तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा आपको 90 मिलेगा। और 238 न्यूक्लियॉन्स हैं, उसमें से 4 न्यूक्लियॉन निकल गए, बचे कितने? 234। तो एटॉमिक नंबर 90 किसका है? थोरियम का है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम जो अनस्टेबल था, ये इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को इमिट किया और इससे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई में ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पर, ये थोरियम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली स्टेबल है, ये बाद में और डीके कर सकता है। ठीक है, तो जब इस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस था ये कंप्लीटली चेंज हुआ, यूरेनियम का न्यूक्लियस थोरियम के न्यूक्लियस में बदल गया यहाँ पर। ठीक है, और ये प्रोसेस होते वक्त यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को ही क्यू वैल्यू बोला जाता है। इस एनर्जी को आप क्यू वैल्यू बोल सकते हो इसकी। ठीक है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? ये एनर्जी निकलती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये हीलियम और जो थोरियम है इन पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक बंदूक है, तो बंदूक में से गोली निकलेगी, तो एक इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि जब आप फायर करते हो तो बंदूक भी रिकॉइल होती है पीछे थोड़ी सी, तो इसकी भी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी जो यहाँ पे निकलेगी वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। ठीक है, ये एनर्जी को निकालते कैसे हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब एक बात आपको समझनी है, जिसका अल्फा डीके हुआ है, मतलब जिस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकला है, उसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस। ओके, ये हो गया अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, एक बात आपको समझनी है, जब किसी का अल्फा डीके होता है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाएगा और उसका मास नंबर जो है वो 4 से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं और 4 न्यूक्लियॉन निकल रहे हैं। 4 न्यूक्लियॉन मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब 4 न्यूक्लियॉन निकल रहे हैं। ठीक है, तो मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल हमने देखा है। इसका जनरल इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो? इसका जनरल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? देखिए, जनरल इक्वेशन मान लेते हैं कोई भी एक्स एलिमेंट है, कोई भी एक्स न्यूक्लियस है,
कोई भी एक्स न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं Z है और मास नंबर A है, ठीक है, और ये अनस्टेबल है, हेवी न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है, तो इसमें से क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर होता है 4, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, जो बचेगा यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद ये चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियस Y हो जाएगा, ठीक है। तो Y का एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना होगा, Y का एटॉमिक नंबर मास नंबर होगा, ये Z है, ये हो जाएगा Z-2, क्या हो जाएगा Z-2, और यहाँ पर उसका मास नंबर कितना हो जाएगा A-4, और यहाँ से बहुत सारी एनर्जी जो है वो इनके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 343 के ऊपर एग्जांपल नंबर 14। आपको कुछ इक्वेशंस यहाँ पर इनकम्प्लीट प्रोवाइड किए गए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है, रेडियम है जिसका मास नंबर 226, एटॉमिक नंबर 86 है, ये हेवी न्यूक्लियर है, ठीक है, हेवी न्यूक्लियर, तो इसमें से अल्फा डीके हो रहा है, ऐसे उन्होंने बोला है, ठीक है। तो जब अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा तो यहाँ पर 86 - 2 कितना बचेगा, 84 बचेगा, और मास नंबर अगर 4 से कम हो जाएगा तो 226 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 222। अब जिसका एटॉमिक नंबर 84 है वो एलिमेंट अगर आपके याद है आपको तो आप यहाँ पर लिखिए, अगर याद नहीं है तो आप इसको सिंपली वाई बोल सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला और इसका कन्वर्जन एक ऐसे न्यूक्लियस में हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 84 है, ठीक है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। अब इसके अंदर बी और डी जो है वो बीटा डीके के ऊपर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक और क्वेश्चन है सी, वो क्या है देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक थोरियम का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 228, हेवी न्यूक्लियस है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जो बचेगा यहाँ पर Y, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 से कम हो जाएगा, मतलब 90 - 2 कितना हो जाएगा 88, और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, मतलब 228 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 224, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हेवी न्यूक्लियस है, ठीक है, वो स्टेबल होने के लिए अल्फा पार्टिकल क्यों इमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल क्यों इमिट हो रहा है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाई हेवी न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा पार्टिकल, हेवी न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को क्यों इमिट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि हेवी जो न्यूक्लियस उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, यहाँ पर ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, ठीक है, मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा क्योंकि ये न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्सेस, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि हमें पता है दोस्तों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, मतलब लॉन्ग रेंज मतलब क्या है, ये प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है वो इस पर भी एक्ट होगा, वो इस पर भी एक्ट होगा, लॉन्ग रेंज है ना, ठीक है, ओके। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही शॉर्ट रेंज मतलब क्या, ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं एक्ट होगा, ठीक है, इस प्रोटॉन पर होगा न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इसका इस पर कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं एक्ट होगा, ठीक है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, ओके, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये हेवी न्यूक्लियस है तो दूर दूर है थोड़ा सा ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है लेकिन रिपल्सिव फोर्स है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स इस प्रोटॉन तक या इस न्यूट्रॉन तक ही सीमित होगा, ये न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ये न्यूट्रॉन या ये प्रोटॉन तक नहीं होगा, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा क्योंकि दूर दूर है, लेकिन इन दोनों के बीच या इनके बीच न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो रिपल्शन फोर्स है वो ज़्यादा होने वाला है। क्यों ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है वो हर एक प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अपने आसपास के न्यूक्लियॉन पर ही सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, अपने से दूर न्यूक्लियॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस के केस में जो है रिपल्शन फोर्स जो होता है ना, रिपल्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है, रिपल्शन फोर्स, और उस हिसाब से जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने में लगे हैं, लेकिन उस रिपल्शन फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है।
तो इसी वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल होता है और यहाँ से इमिट होता है एक अल्फा पार्टिकल। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है यहाँ पर वो कम होती जा रही है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। ओके, तो ये पॉइंट सिर्फ मैंने आपको इंटरेस्ट के लिए बताया, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए क्यू वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था, इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, ठीक है, और इस न्यूक्लियस का कन्वर्जन इस न्यूक्लियस में हुआ। तो ये होते वक्त यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसी को क्यू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्यू वैल्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब ये एनर्जी कैसे रिलीज़ हो रही है, कहाँ से आ रही है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो कितनी एनर्जी होगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्यू वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कोई भी न्यूक्लियस अगर अल्फा डीके कर रहा है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर आप बोलोगे कोई भी एक्स न्यूक्लियस है तो इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो बच जाता है वाई, उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, मास नंबर जो है वो 4 से कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से रिलीज़ हो रही है, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो मास है ये इस पेरेंट न्यूक्लियस के मास से थोड़ा कम होता है, ठीक है। मतलब फिर से एक बार देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट का मास इस पेरेंट न्यूक्लियस के मास से थोड़ा कम होता है, मतलब यहाँ पर मास डिफेक्ट होता है। और ये मास डिफेक्ट कितना होगा, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इतना मास डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालोगे मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस मतलब मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा का मास और वाई का मास, सो मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको मास डिफेक्ट मिलेगा, इतना मास डिफेक्ट है। जैसे कि हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता है कि ये जो मास डिफेक्ट है यही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो मास डिफेक्ट है यही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, ये जो मास डिफेक्ट है इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये मास डिफेक्ट अगर आप AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट में ले रहे हो, ठीक है, और इसको 931.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो आपको किस में मिलेगी, वो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, ठीक है, ओके। तो ये एनर्जी या फिर आप इसको क्यू वैल्यू भी बोल सकते हो। क्यू वैल्यू और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और इसमें डेल्टा एम AMU में पुट करना है आपको एटॉमिक मास यूनिट में, और सिंपली उसको आप 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, आपको फाइनल आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, देखिए क्या है। तो सबसे पहले रीड करिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द अल्फा डीके ऑफ 238 प्लूटोनियम। मतलब यहाँ पर एक 238 जिसका मास नंबर 238 है, ऐसा प्लूटोनियम न्यूक्लियस है। 234 यूरेनियम, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, 234 यूरेनियम में हो रहा है, ठीक है, ओके। और यहाँ से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल मतलब 2 जिसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर जिसका 4 होता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ये होते वक्त यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, उसको हम क्यू फैक्टर या क्यू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यही क्यू वैल्यू निकालनी है हमें, ओके। आगे पढ़िए, द मासेस इन्वॉल्व बीइंग, मास इसका प्रोवाइड किया गया है, मास ऑफ प्लूटोनियम आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, कितना है देखिए 238.04955। मास ऑफ यूरेनियम आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वो कितना है 234.04095, ठीक है। और मास ऑफ हीलियम पार्टिकल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, हीलियम के न्यूक्लियस का मास वो कितना है 4.002603। और सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो AMU में प्रोवाइड किए गए हैं आपको, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में प्रोवाइड किए गए हैं। अब सिंपली दोस्तों क्यू वैल्यू कितनी होती है, क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा है ऊपर, देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, देखिए क्यू वैल्यू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मास डिफेक्ट कैसे निकालना है, देखिए मास डिफेक्ट कैसे निकालना है, तो मास डिफेक्ट मतलब क्या, इसका मास माइनस इन दोनों का मास, ठीक है, ओके। क्यू वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है हमें पता है, ठीक है, ओके। तो मास डिफेक्ट क्या होगा, इसका मास मतलब मास ऑफ क्या होगा यहाँ पर प्लूटोनियम माइनस मास ऑफ यूरेनियम एंड अल्फा, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ अल्फा, ये होगा मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर।
अब सिंपली दोस्तों मास ऑफ प्लूटोनियम आपको प्रोवाइड किया गया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। मास ऑफ यूरेनियम आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। मास ऑफ हीलियम भी आपको प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करके आपको ये जो आंसर मिलेगा वो AMU में होगा, ठीक है। ओके, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये AMU में पुट करनी है। यहाँ पर C² की जगह पर आपको क्या पुट करना है, 931.5 पुट करना है सिंपली। और फाइनली इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, और ये जो आंसर है आपको मिलेगा यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो आप क्रॉस चेक करिए आंसर क्या है। देखिए टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो है 5.5862। मैंने चेक नहीं किया है, आप क्रॉस चेक करिए, अगर कोई गलती होगी तो उसको करेक्ट करिए, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में एक और क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट के ऊपर, पेज नंबर देखिए 342 के ऊपर, पेज नंबर 342 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको क्यू वैल्यू निकालनी है, मतलब एनर्जी निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ पर उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप एज अ होमवर्क करिए। ओके, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बीटा डीके के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।